नमस्कार, मैं प्रिया पांडे आपके साथ। आप देख रहे हैं ओम न्यूज 24। गौर करते हैं आज की खबरों की और कुछ फटाफट अंदाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एशियाई पैरा खेलों के दल से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से बातचीत भी की। पीएम ने खिलाड़ियों के साथ संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि 2014 में एशियन पैरा गेम्स में भारत ने जितने मेडल जीते ये उससे 3 गुना ज्यादा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 में एशियन पैरा गेम्स में भारत ने जितने मेडल जीते ये उससे 3 गुना ज्यादा है। पीएम ने कहा कि खेल में 2 ही चीज होती हैं, जीतना और सीखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाकी खेलों में जब एक खिलाड़ी मेडल लेकर आता है तो खेल की दुनिया और अन्य खिलाड़ियों के लिए वो प्रेरणा बनता है, लेकिन जब एक दिव्यांग जीत कर आता है तो वो सिर्फ खेल नहीं, जीवन के हर क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन जाता है। पीएम ने खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि जो लोग इस खेल के लिए चुने गए उनमें से कोई वहां से जीतकर तो कोई सीख कर आया है, इनमें कोई एक भी हार कर नहीं आया है। प्रधानमंत्री ने एशियाई पैरा गेम्स 2022 में खिलाड़ियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उन्हें बधाई दी और इसके साथ ही भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रेरित किया। भारत ने एशियाई पैरा गेम्स 2022 में 29 स्वर्ण पदक सहित कुल 111 पदक जीते हैं। पदकों की ये कुल संख्या 2018 में किए गए पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की तुलना में 54% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज भारत की सहायता से तैयार 3 विकास परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इन 3 परियोजनाओं में अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र की इकाई 2 शामिल है। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को दी गई 392.52 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के तहत तैयार की गई है। बांग्लादेश में 6.78 किलोमीटर लंबी दोहरी गेज रेल लाइन और त्रिपुरा में 5.46 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के साथ रेल संपर्क की कुल लंबाई 12.24 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर कहा कि हमारे संबंध लगातार नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जो काम किया है वो इससे पहले के दशकों में नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी की पहल कोविड-19 महामारी के दौरान एक जीवन रेखा साबित हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे आपसी सहयोग से बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा को बल मिला है। पीएम ने कहा कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा विकास भागीदार होने पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए निर्यात का रास्ता खुल गया है। वहीं भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेक पोस्ट खोले गए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दोनों देशों के बीच दोस्ती के बंधन को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लद्दाख के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने आज लेह में नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति ने कहा कि लद्दाख में वेलनेस पर्यटन के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद परिसर में राजस्थान से आए किसानों और पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात की। राजस्थान के जयपुर जिले के चौरू गांव से आए किसान एवं पंचायत प्रतिनिधि उपराष्ट्रपति से मिलकर खासे उत्साहित थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंच गई हैं। वो श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के आगमन के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्रीलंका सरकार द्वारा आयोजित नाम 200 सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज श्रीलंका के कैंडी में असगिरिया के मुख्य धर्मगुरु बारका गोड़ा श्री ज्ञानरथना से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की निरंतर परंपरा पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोलंबो में संपर्क विस्तार समृद्धि के लिए साझेदारी विषय पर भारत श्रीलंका व्यापार सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी। वित्त मंत्री श्रीलंका के नेताओं के साथ भी वार्ता करेंगी।
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज से 3 दिवसीय संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि रणनीतिक साझेदारी में विशेष रूप से शिक्षा और कौशल में भारत और यूएई के बीच मजबूत संबंध हैं। अपनी संयुक्त अरब अमीरात यात्रा के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जायद विश्वविद्यालय में स्थित अंतरिम आईआईटी दिल्ली आबू धाबी के परिसर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आईआईटी दिल्ली आबू धाबी का परिसर दोनों देशों के नेतृत्व की साझा दृष्टि और प्राथमिकताओं का प्रमाण है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने मौजूदा शिक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि समझौता ज्ञापन हमारे देशों के उच्च शैक्षिक संस्थानों के बीच अकादमिक और अनुसंधान सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज ब्रिटेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा कि भारत एआई को खुलेपन, सुरक्षा, विश्वास और जवाबदेही के चश्मे से देखता है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि प्रौद्योगिकी का भविष्य केवल एक या दो देशों के बजाय राष्ट्रों के गठबंधन द्वारा संचालित होना चाहिए। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में भारत के एशियाई पैरा खेल दल को संबोधित करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, पिछले 2 वर्षों में टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक से लेकर थॉमस कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में 100 पार और अब पैरा खेलों में भी 100 पार करने का कीर्तिमान स्थापित हुआ है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी 2 से 7 नवंबर तक दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे और इक्वाडोर की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार मीनाक्षी लेखी दोनों देशों में द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। राज्यसभा के समक्ष विशेषाधिकार हनन के सभी लंबित मामलों की समीक्षा के लिए सदन के विशेषाधिकार समिति की 3 नवंबर को बैठक बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में समिति के समक्ष सभी लंबित मामलों की समीक्षा की जाएगी। राघव चड्ढा मामले में सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में समिति की आगामी बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप सांसद राघव चड्ढा सहित संजय सिंह और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का मामला भी कमेटी के सामने है। संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने के मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा 2 नवंबर को लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश होंगे। इससे पहले टीएमसी सांसद ने मामले की जांच कर रही समिति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने दावा किया है कि आचार समिति के पास कथित अपराध के आरोपों की जांच करने का अधिकार नहीं है। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी सांसदों का सहयोग मांगा है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच पर अपनी एक पोस्ट में लिखा, देश के सभी सांसदों को महुआ जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के अन्य नेता बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में तेलंगाना और राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने आरक्षण आंदोलनकारी मनोज जारंगे पाटिल से अनुरोध किया कि वो सरकार के प्रयासों पर भरोसा रखें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आरक्षण के लिए हिंसक विरोध न करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने सभी से शांति बनाए रखने और राज्य सरकार के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया। पिछले दिनों मराठा आरक्षण की मांग महाराष्ट्र में जोर पकड़ चुकी है। मराठा समुदाय लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहा है। मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल मामले को लेकर पिछले 8 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पहले मध्य प्रदेश को बीमारू और पिछड़ा राज्य कहा जाता था, लेकिन आज प्रगति और विकास की ओर अग्रसर है। राजस्थान में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। सांसद दिया कुमारी ने अपना नामांकन दाखिल किया। दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में जंगल राज से आम जनता पूरी तरह त्रस्त है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए वो हक से वोट मांग रहे हैं। फोन हैकिंग विवाद पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस मामले पर एप्पल कंपनी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एप्पल ने खुद कहा है कि ये नोटिफिकेशन 150 देशों में दिया गया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, अगर राहुल गांधी इतने ही परेशान हैं तो उनको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को की तरफ से केरल के कोझिकोड और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल होने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, सभी परिवारजनों को राज्य के स्थापना दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की सफल फायरिंग की गई। भारतीय नौसेना ने इससे जुड़ी एक तस्वीर जारी कर सफल मिसाइल परीक्षण की जानकारी दी। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का संयुक्त उद्यम है। 290 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ ब्रह्मोस मिसाइल विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल मानी जाती है। नौसेना की लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान IL-38C ड्रैगन ने 46 साल की शानदार सेवा के बाद देश को अलविदा कह दिया। विमान को सेवा से हटाए जाने का समारोह गोवा के डबोलिम में INS हंसा पर आयोजित किया गया। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सफर इंडिया के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में है। आने वाले दिनों में भी दिल्ली के हालात ऐसे ही बने रहने की संभावना है। प्रदूषण बढ़ने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आंखों में जलन, सांस में तकलीफ आदि की समस्या होने लगी है। पूर्वोत्तर के सबसे प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के लिए हाथी सफारी को आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया गया है। आज करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है। चांद को देखने के साथ ही महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ व्रत खोला। 19 किलोग्राम वाला LPG सिलेंडर दामों में 100 रुपये से ज्यादा का इजाफा हो गया है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं। YouTube एड ब्लॉक करने वाले यूजर्स को कर रहा है ब्लॉक। प्रीमियम सर्विस लिए बिना नहीं ले पाएंगे एड ब्लॉक सुविधा का फायदा। रूस से भारत के कच्चे तेल के आयात में 4% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। सऊदी अरब से तेल के आयात में आई बढ़त। GST का रेवेन्यू कलेक्शन अक्टूबर माह में 1.72 लाख करोड़ के पार। यह पिछले साल मुकाबले में 11% अधिक है। अंबुजा सीमेंट्स का दूसरे तिमाही का नेट लाभ 987.24 करोड़ के पार रहा। पिछली तिमाही से ये लाभ 8% बढ़ा है। अक्टूबर में UPI लेन देन 1141 करोड़ हुआ। लगातार तीसरे महीने 1000 करोड़ के पार हुआ आंकड़ा। ग्लोबल ट्रैवल साइट स्काई स्कैनर की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पर्यटन पर फिल्म और टीवी का गहरा असर। अधिकांश भारतीय टीवी और फिल्मों में दिखाई जगहों पर जाना पसंद करते हैं। NPS से राशि निकासी नियमों में अहम बदलाव। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली 60% राशि को नियमित किस्तों में निकाला जा सकेगा। सेंसेक्स 284 अंक लुढ़ककर 63,591.33 अंकों पर हुआ बंद। 0.44% की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 90 अंक गिरकर 18,989 पर हुआ बंद। लगातार दूसरे दिन 19,000 से कम के आंकड़े को छुआ। आयकर विभाग के आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अक्टूबर माह में 7.85 करोड़ की कीमत का आयकर रिटर्न दाखिल हुआ। इजराइल हमास संघर्ष का 26वां दिन। दोनों खेमों में अब तक 10,000 से अधिक लोगों की मौत। IDF ने हमास की कई चौकियों को बनाया निशाना। इजरायली सैनिकों ने हमास के एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चिंग सेल और पोस्ट ध्वस्त करने का दावा किया। नेतन्याहू ने इजरायली सैनिकों को हुए नुकसान पर चिंता जताई। इजरायली सेना ने गाजा में घुसने के लिए खास बुलडोजर तैनात किए हैं। गाजा के प्रशासित स्वास्थ्य विभाग में हुए हमले में 50 लोगों की मौत हुई है। इस हमले में हमास का शीर्ष कमांडर भी मारा गया। हमास के आतंकियों ने रॉकेट हमलों के साथ साथ समुद्री कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी है। हमास के सैन्य विंग ने समुद्री लक्ष्यों के लिए टॉर्पीडो को तैनात किया है। इजराइल हमास संघर्ष के बाद पहली बार खुली रफा क्रॉसिंग। रफा क्रॉसिंग के रास्ते गाजा में दाखिल हो रही है मिस्र की एम्बुलेंस। मिस्र और कतर के बीच हुए समझौते के तहत रफा क्रॉसिंग से गाजा में फंसे विदेशी नागरिक निकाले जा रहे हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए मिस्र ले जाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाजा में फंसे बंधकों की रिहाई की मांग की। हमास के कब्जे में 220 से अधिक बंधक हैं। हमास ने अब तक 4 बंधकों को रिहा किया है। व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस महीने सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात करेंगे। दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग। रिवरसाइड काउंटी से 4,000 लोगों को निकालने के दिए गए हैं आदेश।
सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने संसद को भंग किया, 17 दिसंबर को चुनाव करवाने का किया आह्वान। यूरेशिया के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी से विशाल राख निकली, इसके कारण रूस के कम आबादी वाले कामचटका प्रायद्वीप के 2 शहरों में स्कूलों को बंद करना पड़ा। पूर्वी यूक्रेन के खेरसोन में रूसी हमलों में 2 की मौत हो गई। हमले में खेरसोन शहर का केंद्र भी क्षतिग्रस्त हो गया। बोलीविया, कोलंबिया और चिली ने इजराइल से अपने कूटनीतिक संबंध तोड़े। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की बेटी साइमा वेज को WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की प्रमुख नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि वो चीन की राजकीय यात्रा के दौरान चीनी नेताओं के साथ हिरासत में लिए गए लोकतंत्र ब्लॉगर की दुर्दशा की बात उठाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का कहना है कि गाजा की लगभग 2.3 मिलियन नागरिक आबादी में से 1.4 मिलियन से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। वनडे विश्व कप में आज खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रन से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका से मिले 358 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की पूरी टीम 167 रन पर सिमट गई और मैच गंवा दिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए रसी वैंडर डुसेन ने 133 रन और क्विंटन डिकॉक ने 114 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतकीय पारी खेलते हुए अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज कर लिए। इसके साथ ही वो एक विश्व कप में 500 रन का आंकड़ा पार करने वाले खिलाड़ी बन गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक जड़ते ही क्विंटन डिकॉक ने एक टूर्नामेंट के एक संस्करण में कुमार संगकारा के 4 शतक जड़ने का रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। वनडे विश्व कप में कल भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। अब तक प्रतियोगिता में अजय भारतीय टीम की कोशिश श्रीलंका के खिलाफ जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में स्थान बनाने की होगी। अब तक भारतीय टीम ही एकमात्र टीम है जिसने एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है। भारतीय टीम टूर्नामेंट में लगातार 6 मैच जीत चुकी है। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। ऐश्वर्य ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ये स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने फाइनल में 463.5 अंक हासिल किए। साल 2034 में होने वाले पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी सऊदी अरब को मिलना लगभग तय हो गया है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा टूर्नामेंट के आयोजन के लिए बोली न लगाने का निर्णय के बाद सऊदी अरब बोली लगाने वाला एकमात्र देश बचा है। पेरिस मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता में दूसरी वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज को आश्चर्यजनक रूप से हार का सामना करना पड़ा है। रूस के रोमन सफीउलिन ने अल्कराज को सीधे सेट में 6-3, 6-4 से हराने में सफलता पाई। रूस के आंद्रे रुब्लेव ने आसान जीत के साथ पेरिस मास्टर्स के अंतिम 16 में स्थान बना लिया है। रुब्लेव ने जापान के येशिहितो निशियोका को 6-4, 6-3 से हराने में सफलता पाई। मैक्सिको में चल रहे WTA फाइनल्स के ग्रुप दौर में अमेरिका की जेसिका पेगुला ने आसान जीत हासिल की है। 5वीं वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला ने शीर्ष वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका को 6-4, 6-3 से शिकस्त दी। ईशान खट्टर की फिल्म पिप्पा का ट्रेलर हुआ लॉन्च। 1971 की इंडो पाक वार में हुई गारीबपुर लड़ाई पर आधारित है ये फिल्म। विक्रम और पारंजीत की आने वाली फिल्म थंगलान का टीजर हुआ रिलीज। टीजर से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह फिल्म कोलार गोल्ड माइन पर रहने वाली जनजातियों के बारे में है। मशहूर हास्य फिल्म खिचड़ी 2 का ट्रेलर हुआ लॉन्च। सुप्रिया पाठक, प्रीतक गांधी और कृति कुल्हाड़ी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे हैं। 35 वर्षीय मलयालम अभिनेत्री डॉक्टर प्रिया का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 8 महीने की गर्भवती थी। निर्देशक जोड़ी अब्बास मस्तान के साथ एक्शन थ्रिलर फिल्म में काम करेंगे सनी देओल। विशाल राणा इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। अभिनेत्री जानवी कपूर ने अपनी आगामी फिल्म देवरा के लिए गोवा शेड्यूल की शूटिंग पूरी की। इस फिल्म में NTR जूनियर, सैफ अली खान और जानवी कपूर की मुख्य भूमिका है। सैम बहादुर के जीवन पर बनी फिल्म जिसमें विक्की कौशल मुख्य किरदार में है, इस फिल्म का नया पोस्टर रिलीज हुआ है। मैच बॉक्स शॉट्स ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मर्डर मिस्ट्री पर
जुपिंदर जीत सिंह की किताब हु किल्ड मूसेवाला के अधिकार हासिल कर लिए हैं। मैच बॉक्स शॉर्ट्स ने अंधाधुन मूवी को किया है प्रोड्यूस। फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी विक्रांत मैसी की फिल्म 12वीं फेल बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म को समीक्षकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही और विक्रांत के अभिनय की भी खूब तारीफ की गई। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 सिनेमाघरों में 12 नवंबर को दस्तक देगी। सुबह 7 बजे के भी होंगे शो। विदेशों में एक दिन पहले होगी फिल्म रिलीज।